नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सल्ट हादसा, ओवरलोड बस खाई में गिरी, 36 लोगों की मौत। देहरादून, महिलाओं को सभी निर्वाचित पदों पर 50% हिस्सेदारी की सिफारिश। सल्ट अल्मोड़ा, पौड़ी के गौली खाल से रामनगर आ रही राम गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन जेएमयू की बस सोमवार सुबह सल्ट विकासखंड स्थित मरचुला के पास खूबी में 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 घायल हैं। मरने वालों में 23 पुरुष, 10 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। गंभीर घायलों को ऋषिकेश एम्स, सुशीला तिवारी हल्द्वानी और रामनगर सब जिला अस्पताल भेजा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया हादसे का कारण ओवरलोडिंग बताया। सोमवार तड़के पौड़ी के गौलीखाल से रामनगर के लिए गढ़वाल मोटर ओनर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड के यूके 12 PA 0061 बस निकली थी। सल्ट स्थित मरसुला पहुंचने तक बस में 63 यात्री सवार थे, जबकि करीब 7:30 बजे कुपी के नजदीक पहुंचते ही चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया। देखते ही देखते बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों और पुलिस व SDRF की मदद से रेस्क्यू किया गया। हादसे में 28 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 ने रामनगर में उपचार के दौरान दम तोड़ा। घटना में घायल लोगों को सल्ट के देवायल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा 15 को रामनगर और 1 को STS हल्द्वानी भेजा गया। 6 गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोग दिवाली का त्योहार मनाकर घरों से काम पर लौट रहे थे। उत्तराखंड में बाढ़ से लेकर राज्य स्तर तक के सभी निर्वाचित पदों में महिलाओं के 50% प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड राज्य महिला नीति के ड्राफ्ट में इसकी सिफारिश की गई। सिफारिश के अनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के विधायी कार्यों के लिए क्वालिफाइड यंग वुमेन प्रोफेशनल की भी व्यवस्था की गई, जिसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाओं को न्यूनतम 33% आरक्षण देने की सिफारिश ड्राफ्ट में की गई। इन सभी सिफारिश पर मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड में वर्तमान में महिलाओं के लिए नगर निकाय में 33% और ग्राम पंचायतों 50% आरक्षण लागू है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिला नीति के ड्राफ्ट में तमाम सिफारिशें की गई। ड्राफ्ट में पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था किए जाने की भी सिफारिश की गई है। देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का हल्ला बोल। देहरादून OPS बहाली की मांग को लेकर सोमवार को देहरादून की सड़कों पर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा से जुड़े कर्मचारियों का हुजूम उमड़ा। परेड ग्राउंड से कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। सुभाष रोड पर सचिवालय से पहले लगाई गई बैरिकेडिंग में कर्मचारियों की पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। मोर्चा की जल्द OPS बहाली न होने पर CM आवास कूच की चेतावनी दी है। तयशुदा कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर से आए कर्मचारी सोमवार को परेड ग्राउंड में जुटे। यहाँ ढोल दमाओं के साथ कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। कर्मचारियों की भीड़ को देखते हुए समय के साथ साथ मुस्तैद पुलिस भी मुस्तैद रही। सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे, जहां कर्मचारियों को आगे बढ़ने से रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए। कुछ कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर जमकर विरोध भी जताया। उत्तराखंड में सहकारिता के चुनाव आगे खिसक गए। उत्तराखंड में सहकारी समितियों के चुनाव आगे खिसक गए। 21-22 नवंबर को होने वाले अब 16 और 17 दिसंबर को होंगे। केदारनाथ उपचुनाव के कारण सहकारी समितियों के चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। अध्यक्ष सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण हंसा दत्त पांडे की ओर से चुनाव की संशोधित तारीख के आदेश जारी किए गए थे। उत्तराखंड में सभी प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 16 नवम्बर से शुरू होने वाला कार्यक्रम 22 नवम्बर को परिणाम जारी करने का संपन्न होना था। इस बीच केदार विधानसभा की तारीखों का ऐलान हुआ। रुद्रप्रयाग जिला स्तर से सहकारिता के चुनाव का कार्यक्रम संशोधित किए जाने की मांग शुरू हुई थी। केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही हाल ही में वोटर बने लोगों को भी मतदान का अधिकार देने की मांग खड़ी हुई थी। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने चुनाव कार्यक्रम संशोधित कर दिया। नए कार्यक्रम के अनुसार चुनाव 16 और 17 दिसंबर को होगा। विस्तृत कार्यक्रम सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण स्तर से अलग से जारी किया जाएगा। उत्तराखंड में वाटर स्पोर्ट्स में बढ़ेंगे रोजगार के मौके। भू कानून, हरिद्वार नैनीताल DM से रिपोर्ट तलब। LT शिक्षकों की भी नई वरिष्ठता सूची बनेगी। PCS मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव की मांग। उत्तरकाशी पुलिस कर्मियों में पथराव, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। उत्तरकाशी बवाल के 3 आरोपी जेल भेजे। गंगा किनारे पर्यावरण संरक्षण को नई पहल। रुद्रप्रयाग बाबा केदार के डोली का गुप्त काशी में भव्य स्वागत। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी
जल विग्रह डोली यात्रा सोमवार शाम गुप्तकाशी पहुंची, जहां पहुंचने से ही स्वागत में खड़े व्यापारी व स्थानीय लोगों ने बाबा केदार की डोली का पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। डोली भक्तों को दर्शन देते हुए विश्वनाथ मंदिर में पहुंची, जहां रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार को डोली ओंकारेश्वर मंदिर उपमठ के लिए प्रस्थान करेगी। सोमवार सुबह रामपुर से पूजा अर्चना के साथ डोली ने बड़ी संख्या में भक्तों के साथ गुप्तकाशी के लिए प्रस्थान किया था। इस दौरान डोली फाटा, सीरसी, बड़ासू, मैखंडा, ब्यूंग, खुमेरा, नारायणकोटी, मस्ता नाला होते हुए गुप्तकाशी पहुंची। इन स्थानों पर सड़क किनारे एवं बाजारों में स्थानीय भक्तों के साथ ही व्यापारियों महिलाओं ने डोली का स्वागत किया। बाबा केदार से क्षेत्र की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उधर देर सायं डोली गुप्तकाशी बाजार पहुंची, जहां स्थानीय व्यापारी भक्तों ने बाबा केदार की डोली का जोरदार भव्य स्वागत किया। पुष्प वर्षा के बीच जय बाबा केदार बम बोले के जय घोषों के साथ डोली बाजार होते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा केदार की पंचमुखी मूर्ति के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंगलवार को सुबह डोली गुप्तकाशी से उपमठ के लिए प्रस्थान करेगी। इस मौके पर मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग, केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, डोली प्रभारी प्रदीप सेमवाल, संतोष त्रिवेदी, बीकेटीसी सीईओ विजय प्रसाद थपटियाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। केदारनाथ यात्रा के लिए वैकल्पिक रूट की तैयारी। टिहरी में अब डाइनिंग टेबल पर खाएंगे छात्र मिड डे मील। टिहरी जिले के 19 विद्यालयों में जिला खनिज न्यास और मनरेगा से हाईटेक डाइनिंग सेटों का निर्माण शुरू हो गया है। डाइनिंग सेट बनने के बाद आने वाले समय में स्कूलों के छात्र छात्राओं को खुले मैदान में भोजन नहीं करना पड़ेगा। अभी तक अधिकांश विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं खुले मैदान या खड़े खड़े मध्याह्न भोजन करते हैं। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को वर्ष 2004-05 से मध्याह्न भोजन छात्रों को दिया जाता है। सरकार ने हर स्कूल में भोजन बनाने के लिए किचन तो बनाई, लेकिन छात्रों को भोजन के लिए डाइनिंग सेटों का निर्माण नहीं किया गया, जिसके अधिकांश स्कूलों के छात्र स्कूल के बरामदे से लेकर खुले मैदान में मध्याह्न भोजन करते हैं। अब डीएम मयूर दीक्षित ने एक नई पहल शुरू करते हुए पहले चरण में 50 से अधिक छात्र संख्या वाले जिले के 19 विद्यालयों में डाइनिंग सेट का निर्माण शुरू करवा दिया है। चयनित स्कूलों में 8 प्राथमिक, 6 उच्च प्राथमिक और 5 इंटर कॉलेज शामिल है। प्रत्येक विद्यालय में एक हॉल बनाया जाएगा, जिसमें छात्रों के बैठने के लिए कुर्सी और बेंच लगाए गए। हर डाइनिंग सेट के निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपए खर्च होंगे। इस धनराशि में 50% जिला खनिज न्यास और इतनी ही राशि मनरेगा से खर्च की जाएगी। ब्लॉकों के माध्यम से स्कूलों में डाइनिंग सेट का निर्माण शुरू हो चुका है। केदारनाथ उपचुनाव, कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के लिए पदाधिकारियों ने बनाई रणनीति। चमोली में भाजपा संगठन चुनाव की तैयारियों में जुटा। सरकार आंदोलनकारियों की पेंशन को जल्द बढ़ाएं। देहरादून मंडी समिति में 20 में से 19 कर्मचारी मिले गैर हाजिर। देहरादून के पटेल नगर स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय में सोमवार को 20 में से 19 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। एसडीएम सदर हरगिरी ने यहां डीएम सबिन बंसल के निर्देश पर सुबह दफ्तर खोलने के साथ ही छापा मारा। उन्होंने गैर हाजिर कर्मचारियों को वेतन रोकने की संस्तुति जिलाधिकारी से की है। जिलाधिकारी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि निरंजनपुर स्थित कृषि मंडी समिति के कार्यालय में कर्मचारी गैर हाजिर रहते हैं। यहाँ सुबह के समय पर भी कर्मचारी नहीं पहुंचे। सोमवार को 4 दिन के दिवाली के अवकाश के बाद दफ्तर खुला तो जिलाधिकारी सबिन बंसल ने एसडीएम सदर हरगिरी को औचक निरीक्षण के निर्देश भेजा था। एसडीएम ने बताया कि वह 10 बजे से पहले दफ्तर के बाहर पहुंच गए थे। वहां सफाई कर्मचारी ने कार्यालय खोला। उसके बाद 10:05 पर एक कर्मचारी कार्यालय में दाखिल हुआ। इसके बाद 10:15 बजे तक जब कोई नहीं आया तो उन्होंने पूरे कार्यालय में हर कमरे का निरीक्षण किया। साथ ही खुद ही दफ्तर में खाली पड़ी कुर्सियों की वीडियोग्राफी करने लगे। जब कोई नहीं आया तो उपस्थिति पंजिका का कब्जे में लेते हुए गैर हाजिर 19 कर्मचारियों की सूचना वेतन काटने की संस्तुति के साथ ही जिलाधिकारी को भेज दी। दफ्तर में एक मात्र कर्मचारी पर्यवेक्षक प्रदीप कुमार ही दफ्तर पहुंचे थे। जिलाधिकारी सबिन बंसल ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी जनता की सेवा के लिए हैं, उन्हें जनता की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। चंपावत में पूजा के बाद गुलजू संदेश यात्रा शुरू। चंपावत में गोलजू संदेश यात्रा का शुभारंभ हुआ है। उद्घाटन में महिलाओं ने रंगोली पिछौड़ा ओढ़कर कलश यात्रा निकाली। गोलजू मंदिर में पूजा अर्चना के साथ देव डांगरों ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। यात्रा प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख मंदिरों में जाएगी। यात्रा का समापन 24 नवंबर को चंपावत में होगा। सोमवार को गोलजू संदेश यात्रा का शुभारंभ हुआ है। देव डांगरों ने सुबह मानेश्वर मंदिर के ऐतिहासिक नौले में पवित्र स्नान किया। जिसके बाद जीआईसी तिराहा, शांत बाजार, बालेश्वर मंदिर, मॉडल स्टेशन से गोलजू मंदिर तक कलश यात्रा निकालेगी। गोलजू दरबार में पूजा अर्चना के साथ दीप
डांगरों ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। यात्रा संयोजक सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि 21 दिन यात्रा प्रदेश भर के सभी जिलों के 75 मंदिरों में पहुंचेगी। बताया कि 24 नवंबर की शाम को चंपावत में यात्रा का समापन होगा। उन्होंने कहा कि यात्रा 5 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू हुई। बताया कि अपने धरोहर न्यास संस्था हर वर्ष यात्रा का आयोजन करती है। इसका उद्देश्य राज्य की संस्कृति का संरक्षण और देव संस्कृति को बढ़ावा देना है। पिथौरागढ़ उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी, नीचे घाटी में बूंदाबांदी। रुद्रपुर अनशनरत 2 महिलाओं की हालत बिगड़ी। रुद्रपुर में विभिन्न मांगों को लेकर डॉल्फिन कंपनी के श्रमिकों का गांधी पार्क में आमरण अनशन जारी है। 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी महिलाओं के समर्थन में सोमवार को विभिन्न संगठनों के लोगों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। इधर अनशनकारी 2 महिलाओं की हालत बिगड़ गई है। इसमें पुष्पा की हालत गंभीर बताई जा रही है। श्रमिकों ने स्वास्थ्य टीम पर अनशनकारियों के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इसमें श्रमिकों की कार्य बहाली की मांग उठाई गई है। सोमवार को गांधी पार्क में 15वें दिन में आमरण अनशन जारी रहा। देव कुमार, प्रियमोती, पुष्पा 15 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं, जबकि डॉल्फिन मजदूर संगठन के अध्यक्ष ललित कुमार 7 दिन और आकाश कुमार 6 दिन से आमरण अनशन पर कर रहे हैं। अनशनकारी रामावतार की माता की तबीयत खराब होने के कारण 30 अक्टूबर को 10वें दिन उनका अनशन तोड़वा दिया गया था। वहीं आमरण अनशन के दौरान हालत बिगड़ने पर पिंकी गंगवार और कृष्णा देवी जिला अस्पताल में भर्ती है। दोनों अस्पतालों में उपचार कराने के साथ ही अनशन भी कर रही है। श्रमिकों का कहना है कि मांगे पूरी न होने तक वे अनशन करते रहेंगे। 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी महिलाओं के समर्थन में विभिन्न संगठनों के 40 पदाधिकारियों ने सोमवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। आमरण अनशन पर बैठी प्रियमोती, पुष्पा देवी दोनों सगी बहन हैं। दोनों की हालत बिगड़ रही है। सोमवार सुबह करीब 11 बजे चिकित्सकों की टीम घटनास्थल पर पहुंची। चिकित्सकों ने बताया कि अनशनकारी पुष्पा की हालत गंभीर है। इसके बाद श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है।